नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। रोहतक से बड़ी खबर। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने रोहतक दौरे के दौरान जिला स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं शिरकत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने जिला इनेलो कार्यालय का भी किया उद्घाटन। इसी दौरान अभय सिंह चौटाला ने वहां पहुंचकर लोगों को किया संबोधित। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक पार्टी, हरियाणा में विपक्ष नाम की नहीं है कोई चीज़। अभय चौटाला का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद 9 बड़े घोटाले किए, साथ ही हरियाणा में कानून नाम की चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। वहीं रोहतक दौरे पर पहुंचे इनेलो प्रधान महासचिव का पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वहां महिला भी पहुंची और महिलाओं ने भी अभय चौटाला के संबोधन को सुना। अभय चौटाला ने रोहतक दौरे के दौरान युवाओं को भी इनेलो पार्टी में किया शामिल और पार्टी को मजबूत करने के दिए निर्देश। बता दें कि सैकड़ों युवाओं ने की इनेलो पार्टी ज्वाइन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आज मैंने पढ़ा कि जब से हमारी हरियाणा में सरकार बनी है, प्रदेश को हमने भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो पार्टी रूलिंग पार्टी हो, उसका प्रधान प्रेस के रूबरू होकर के झूठ बोले, प्रेस के रूबरू होकर के उन प्रेस के साथियों को गुमराह करे जो हरियाणा की सरकार से पूरी तरह से वाकफ है। नड्डा को शायद नहीं जानकारी, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा। इस लॉकडाउन के दौरान जो पिछले साल ये महामारी शुरू हुई थी, अब तक जो महामारी चली आ रही है, इसमें 9 बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए। धान का घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ, बाजरे की खरीद में घोटाला किया गया और शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। उसके अलावा दवाइयों की जो खरीद है, जो इस कोरोना की महामारी के दौरान परचेज करी हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसमें भी 450 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये सारी चीज़ें असेंबली में आई हुई हैं और असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि मैं जांच कराऊंगा। शराब घोटाले की जांच के लिए 2 बार, एक बार तो मुख्यमंत्री ने खुद ने एसआईटी का गठन किया, होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी का था, उसने अपनी तरफ से नाम दिए 3 अधिकारियों को कि इनकी मौजूदगी के अंदर एक एसआईटी का गठन हो जाए। मुख्यमंत्री ने उस एसआईटी को गठन करने के बजाय एसआईटी का गठन किया कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसने उसकी जांच के आदेश दे दिए। उसकी जांच हो करके उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर दोनों को सबमिट होगी, जबकि जिम्मेवारी बनती थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना। इस रिपोर्ट में क्या था, बजाय उसको सार्वजनिक करने के अपने लोगों को बचाने के लिए एक और कमेटी बना दी विजिलेंस की। सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसरों की ड्यूटी उसमें लगा दी और उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। विजिलेंस की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के पास चलेगी, होम मिनिस्टर ने भेज दी। मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की बजाय अपने प्रिंसिपल उसको चीफ सेक्रेटरी को दे दी कि आप इसका अध्ययन करेंगे। मतलब किस तरह से जिन लोगों ने शराब का घोटाला किया, जिस जहरीली शराब पीने से 46 लोगों की मौत हुई इस प्रदेश में,
आज तक उन लोगों के खिलाफ इस सरकार में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर के 350 अधिकारियों के नाम जो FCR है आज, उसने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री को सौंप दी। ये कह दिया कि अब आगे मुख्यमंत्री का काम है कार्रवाई करना। उसमें भी साफ लिखा है कि 350 अधिकारी रजिस्ट्री के घोटाले में शामिल है। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। दवाइयों की जो खरीद है उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 450 करोड़ रुपए ज़्यादा दे करके दवाइयाँ खरीदी गई हैं। उसमें किन लोगों ने खरीदी? जो मुख्यमंत्री के बहुत चैत्य लोग थे, जो परचेज करने वाले थे। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? नड्डा को मेरी ख्याल है शायद मुख्यमंत्री ने नहीं बताया कि मैंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको पीछे छोड़ दिया। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। कानून व्यवस्था खत्म है, जीरो है। आज कोई अधिकारी सरकार में बैठे लोगों की एक बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस कोरोना की महामारी के अंदर सरसा जिला में मुख्यमंत्री कोरोना का निरीक्षण करने गया और वहाँ किसी 4 लोगों ने उसके आगे शिकायत कर दी CMO की। CMO ठीक से काम नहीं कर रहा। उस CMO को ट्रांसफ़र कर दिया। किसी CMO को ट्रांसफ़र करो, किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र करो, अगर उसकी शिकायत मिलती है, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके लिए इंक्वायरी बैठानी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो उसकी जॉब से भी उसको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लापरवाह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सज़ा नहीं है किसी को कि तेरा तबादला कर दिया। 3 CMO बदले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में बैठे लोगों की पकड़ नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर विपक्ष होता तो फिर मान के चलो इन चीज़ों पर लगाम लगती, फिर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती। विपक्ष में तो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष मानती है। हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है। हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आपके समझने की जरूरत है। आप पूछो हुड्डा से ये बात है कि जब राज्यसभा का चुनाव था और उस राज्यसभा के चुनाव में तो 2 बार मुख्यमंत्री रहा था, तो अपना बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ के आया? R.K. आनंद के पक्ष में अगर वोट डालता तो R.K. आनंद जीतता कि नहीं जीतता? ये इसलिए खाली छोड़ के आया था कि ये सुभाष चंद्रा की मदद कर रहा था, बीजेपी के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ था। पेन की स्याही बदली गई थी। बहुत बड़ा कलंक लगा था हरियाणा के विधायकों के ऊपर। स्याही बदलने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पेन बदलने में बहुत बड़ी भूमिका थी। जयप्रकाश से पहले एक MLA वोट डाल के आता है बीजेपी का, एक अम्बाड़ा वाला, सिटी वाला, वो तो पेन रख के आता है और जयप्रकाश अपना वोट डाल करके उस पेन को उठा के अपनी जेब में डालता है और ओरिजिनल पेन फिर वो रख करके आता है। ये तो सबूत है इन चीज़ों के। उसके बाद हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में 1 वोट से उनका मेंबर हार सकता था। ये रिस्क क्यों नहीं लिया बीजेपी ने? जहाँ उनके पास वोटों की बड़ी कमी थी वहाँ तो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किया। राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया। जहाँ उम्मीद ही नहीं थी बढ़ने की वहाँ तो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे। और यहाँ 1 वोट की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो आसान उतारा कि नहीं उतारा इसका?
अब फिर इस सरकार को 6 महीने ऑक्सीजन देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हुड्डा को इस बात का पता था कि तेरे नो कॉन्फिडेंस लाने से सरकार नहीं गिरेगी। फिर क्यों नो कॉन्फिडेंस लिया? फिर प्रस्ताव ले आया, उस पर चर्चा करके वापस क्यों नहीं लिया? जब पता था सरकार नहीं गिरेगी तो क्यों ढोंग रचा इसने? ये तो सरकार को ऑक्सीजन देने की बात थी कि मैं अगर नो कॉन्फिडेंस लाऊंगा तो जो लोग आज कहीं सरकार के खिलाफ सत्ता में बैठे, आज दबाव में है, प्रेशर में है, जो बयान दे रहे हैं इस किस्म का, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए इसने काम किया ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव करता तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती, इन्हीं में बैठे लोग और ज़्यादा विरोध करते, और ज़्यादा लोगों के प्रेशर में आते। इसने तो उन लोगों का मुंह बंद करा दिया जो कहीं किसान के प्रेशर में आकर के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं मुंह बंद हो गया था, आप बता दो। तो हुड्डा तो लगातार इनकी कठपुतली है, इनके हाथों में खेल रहा है, लगातार बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आपने बात करी थी महंगाई की। आप पेट्रोल और डीजल को रोज रेट बढ़ते हैं, वो तो महंगा हो ही रहा है। उसके अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं उसके दाम बहुत बड़े हैं। स्टील जो है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। आपने क्योंकि ख़रीदा नहीं इन दिनों में, डीजल पेट्रोल रोज़ डलवाते हो, लेकिन स्टील भी कोई घर बनाता है, कोई और काम में सोच के काम लेता है। प्लास्टिक के दाम रोज़ बढ़ते हैं। खाने वाली दालें जो है, जो लोगों ने परचेज कर ली, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने सस्ते में लेकर के गोदामों में रखी, उसके दाम रोज़ बढ़ रहे हैं। सरसों जब किसान से खरीदी तब तो सस्ते में थी, आज उसके तेल का क्या भाव है? महंगाई इतनी है। तो महंगाई लगातार हर चीज़ में इन्होंने बढ़ाई है। ये तो पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाली सरकार है। अगर अपोजिशन होती तो फिर ये लड़ाई लड़ी जाती है, फिर इन चीज़ों पे अंकुश लगता है, फिर सरकार भी प्रेशर में आती है। आज कोई अपोजिशन नहीं है। शरद पवार ने एक प्रयास शुरू किया है, सीनियर लीडर है। मैं तो उम्मीद करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना भी करूंगा कि वो अपने इस मिशन में सफल हों और तीसरा मोर्चा बने ताकि सरकार पर लगाम लगे। ये बहुत ज़रूरी है।